हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको नया लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है भारत जल संसाधन, इंडिया वाटर रिसोर्सेज। इसमें जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको प्रस्तावना, पृथ्वी पर जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन, भारत में भौम मतलब अंडरग्राउंड जल की स्थिति, लैगून और पश्च जल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना, प्रीफेस शुरू। आपने कहावत सुनी होगी, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, डोंट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद ना करो। ये एक आम कहावत है। हमारे सुबह से शाम तक के खाने पीने हर काम के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे खेती हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, उन हर काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर घरों में पानी ना आए या खेती में पानी ना हो तो फसल बर्बाद हो जाएगी और घरों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। और प्रेजेंट सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जिन्होंने पानी की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा दिया है। पर्टिकुलरली दी फैक्ट्री का डेवलपमेंट हो गया है, फैक्ट्रियां बहुत सारी लग गई हैं जिसकी वजह से पानी की डिमांड और बढ़ गई है। ये बात बहुत क्लियर है कि आने वाले समय में जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या माइग्रेट कर रही है और डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने वाले वक्तों में चुनौती भर के उभरेंगी। सबसे बड़ी समस्या है जल की कमी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जल की कमी हो रही है। और प्रदूषण एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा, उसने इनको और भी गंभीर बना दिया है। तो पानी की आने वाले टाइम में समस्या और बढ़ जाएगी। ये जनसंख्या बढ़ने और खेती में इस्तेमाल और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि हर चीज में पानी की आवश्यकता हमको पड़ती है। और उसके बाद आता है धरातलीय, पृथ्वी पर जल संसाधन। पृथ्वी मतलब जमीन के ऊपर वाटर रिसोर्स। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, यानी पृथ्वी के जो है 71% भाग पर जल पाया जाता है। 29% स्थल है और 71% पृथ्वी पर जल है। लेकिन इतना जल होने के बावजूद भी पृथ्वी का अलवणीय जल, जिसमें नमक नहीं पाया जाता, क्योंकि ज्यादातर पानी जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो सागरों और महासागरों में पाया जाता है, जो नमकीन है, खारा है, मगर कुछ 3% ही लगभग ऐसा जल है जो अलवणीय जल है, जो नमक का नहीं पाया जाता, जिसमें नमक नहीं पाया जाता, जो खारा नहीं है। और इस लवणीय जल का छोटा सा ही भाग, जो जिसमें नमक नहीं पाया जाता, उसका छोटा ही भाग आदमी के इस्तेमाल हेतु अवेलेबल है। क्लियर है कि पानी का अगर इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये पानी एक दिन खत्म हो जाएगा। और पानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही खास चीज है। और भारत में विश्व का लगभग 4% वाटर पाया जाता है। जल संसाधन मतलब वाटर रिसोर्स, 4% भारत में जल संसाधन पाया जाता है। ये क्लियर हो गई बात कि 4% जो जल संसाधन है वो भारत में पाया जाता है। और अगर हम इसका इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो इस वाटर का जो है, वाटर जो संसाधन है, ये आपका जल संसाधन है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भू संसाधन, भू मतलब लैंड संसाधन के बाद वाटर संसाधन, ये जो आपका जल संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका धरातलीय जल संसाधन। धरातल मतलब जमीन, जमीन के ऊपर जो पानी पाया जाता है उसको धरातलीय जल संसाधन या कह सकते हैं लैंड वाटर रिसोर्स या सरफेस वाटर रिसोर्स भी कह सकते हैं। जो जमीन के ऊपर पानी पाया जाता है उसको धरातलीय जल संसाधन कहते हैं। तो जमीन के ऊपर जो पानी पाया जाता है, आपको मालूम है नदियों में पानी पाया जाता है, झीलों के अंदर पानी पाया जाता है, तालाबों के अंदर पानी पाया जाता है, तलैया के में पानी पाया जाता है। ये सब का सब पानी जमीन के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसको धरातलीय जल संसाधन कहते हैं। अगर बात करें हम भारत की तो देश में लगभग 10,360 नदियां हैं और देश की सभी नदियां और उनके बेसिनों को मिला दें
तो औसत परवा लगभग 8,000 घन किलोमीटर के करीब है। इतना पानी उनके अंदर, नदियों के अंदर बहता है। मगर इतना पानी बहने के बावजूद भी 32% पानी ही इस्तेमाल के लायक है नदियों का। ऐसा मुख्यतः क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे कई जो नदियां गुजरती हैं वो पहाड़ों से गुजरती हैं, और जलीय कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बहुत सारे दबाव हैं जिसकी वजह से हम पानी का पूरे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और 32% पानी का ही नदियों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ज़मीन पे जितना पानी आपका झीलों में, तालाबों में और भी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पानी जो पाया जाता है वो आपका नदियों के अंदर पाया जाता है। इसलिए कहते हैं धरातलीय जल संसाधनों का एक बहुत बड़ा स्रोत नदियां हैं। नदियों में ज्यादातर पानी भारत का या धरातलीय जल संसाधन पाया जाता है। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां दो तरह से बांट सकते हैं हम। एक ऊपर वाले, ये देखिए मैप है, इंडिया का मैप है, ये श्रीलंका है, इधर आपका नेपाल है, और इधर चीन है, और इधर पाकिस्तान है ये, और इधर बांग्लादेश है, इधर भूटान है, ये पड़ोसी देश है। अगर हम बात करें इंडिया की तो ऊपर वाले पार्ट को जो नदियां बहती हैं उसे उत्तर भारत की नदियां कहती हैं, और नीचे वाले पार्ट में जो नदियां बहती हैं उसे दक्षिण भारत की नदियां कहती हैं। तो अगर हम देखें इसको कि भारत की नदियों की बात करें तो ये हिमालयन नदियां, क्योंकि ये हिमालय, यहाँ माउंटेन पाया जाता है, तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो हिमालय की नदियां या उत्तर भारत की नदियां कही जाती हैं। तो हिमालय की नदियां आपको पता ही है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां जो पहाड़ों से निकलती हैं, और बहुत ज्यादा इनके अंदर पानी पाया जाता है। और ये धरातलीय, जितना धरातल पे पानी पाया जाता है भारत में, उसका 60% पानी उत्तर भारत की नदियों में, या आपकी कह सकते हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या हिमालय से निकलने वाली नदियों में पाया जाता है। परंतु लेकिन क्या है, ज्यादा पानी का फ्लो होने के बावजूद इन नदियों को हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इनकी कंपैरिजन में प्रायद्वीप भारत का मतलब ये नीचे वाला पार्ट भारत का, दक्षिणी भारत या प्रायद्वीप भारत कहते हैं। प्रायद्वीप भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। इधर भी पानी बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, 3 तरफ से पानी से घिरा होने के बाद इस पोर्शन को प्रायद्वीप भारत कहते हैं, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो इधर की नदियों को दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीप भारत की नदियां कहते हैं। और प्रायद्वीप भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनका पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, इनका पानी ज्यादा काम में लाया जाता है, क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं वो बहुत तेज बहती हैं और ये नदियां इतनी तेज नहीं बहती। तो इस वजह से प्रायद्वीप नदियों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनका पानी ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिणी भारत की नदियां, जबकि उत्तर भारत की नदियों में पानी हमेशा रहता है और दक्षिणी भारत की नदियों में पानी बरसात में ही रहता है। उसके बाद आता है आपका भारत में भौम जल की स्थिति। भौम जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर, या इसको कह सकते हैं भूमिगत जल। इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल कैसे है, ये भारत में अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल किस तरह से होता है वो हम बताएंगे। भौम जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल के कुल मात्रा लगभग 432 घन किलोमीटर है। टोटल जो पानी अंडरग्राउंड पाया जाता है, जो जमीन के नीचे, वो पानी जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसको अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। उसकी मात्रा लगभग 432 घन किलोमीटर है। अब भौम जलों का लगभग, अंडरग्राउंड पानी का लगभग 48% गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास पाया जाता है। अब भौम जल मतलब अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में ज्यादा होता है। अब भौम जल का पूरे भारत में बराबर से इस्तेमाल नहीं होता, अंडरग्राउंड पानी का बराबर से इस्तेमाल नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ राज्यों में ज्यादा और कुछ राज्यों में कम, और कुछ राज्यों में मीडियम टाइप का इस्तेमाल पानी का होता है, अंडरग्राउंड वाटर का। अब जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, और उसके अलावा जो राज्य हैं आपके तमिलनाडु, इनमें सबसे ज्यादा
आपका अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल होता है। इसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग, खेती यहाँ की जो है वाणिज्यकरण, यहाँ की खेती कॉमर्शलाइजेशन है, बेचने के लिए पर्पज से यहाँ खेती की जाती है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में जो अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र, दूसरे राज्य आते हैं कुछ, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, इनमें अंडरग्राउंड का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कौन कौन से राज्य हैं? जैसे आपका कुछ राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, इनमें अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। और जो मध्यम, जो बीच में, ना ज्यादा ना कम, ऐसे राज्य जो अंडरग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं वो हैं आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र हैं। इनमें मध्यम मतलब मीडियम टाइप का अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है, ना ज्यादा अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल करते हैं ना कम करते हैं, ये मीडियम में पाए जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं आपके लैगून और पश्च जल। अब भारत की समुद्र तट रेखा बहुत लंबी है, ये इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र, इधर भी पानी, ये समुद्र तट रेखा बहुत लंबी है, यहां से शुरू होके यहां तक के पाई जाती है। ये बहुत ही लंबा, क्योंकि इधर तो दूसरे देश पाए जाते हैं, तो इधर तो लैंड से सीमा मिली हुई है, ये जमीन से सीमा मिली हुई है, मगर इधर तो पानी पाया जाता है। तो ये समुद्री जो तट रेखा है, जो समुद्री लाइन है, ये बहुत ही लंबी है, गुजरात से लगाकर बंगाल तक के पाई जाती है। इधर और इधर ये तीनों तरफ इसके पानी है। तो भारत की समुद्र तट रेखा बहुत ही बड़ी है और कुछ राज्यों में समुद्र किनारे कटे फटे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लैगून बन जाते हैं। लैगून का मतलब सागरीय जल में रुकावट से बनी झील, जो झीलें बन जाती हैं, सागरीय जल में एक रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से झीलें बन जाती हैं। जैसे सागर, ये सागर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो यहाँ ये कुछ कटी फटी क्षेत्र होते हैं, उनमें कटने से कुछ पानी, बहुत सारा पानी इधर पीछे की तरफ आ जाता है और उस रुकावट की वजह से वो पानी वापस नहीं जा पाता और पानी इधर ही कलेक्ट हो जाता है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं आपके, केरला इस राज्य में, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा ये है और पश्चिमी बंगाल ये है, इनकी तटरेखा बहुत कटी फटी है। ये जो समुद्र, ये जो तटरेखा है, ये बहुत ही कटी फटी है। उसी वजह से कुछ बैक वाटर कह सकते हैं कि यहाँ झीलों का निर्माण हो जाता है और उन्हीं को लैगून बोलते हैं। तो सागरीय जल में रुकावट से झीलें बन जाती हैं, उनको लैगून बोलते हैं और पश्च झील भी बोलते हैं। तो केरला, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में इन झीलों का निर्माण होता है और ये सबसे बड़े रिसोर्स हैं धरातलीय जल संसाधन के उन क्षेत्रों के, केरला के और आपके उड़ीसा के और पश्चिमी बंगाल के। इन जलाशयों से, इन झीलों से पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि इनका पानी खारा होता है, क्योंकि इनका पानी समुद्र से आता है और समुद्र का पानी खारा होता है। तो इन झीलों के अंदर जो पानी आता है वो खारा होता है और खारे पानी की ये झीलें हैं जिन्हें लैगून बोलते हैं, मगर इनका इस्तेमाल बहुत सारे कामों में होता है। तो सबसे पहले जो इनका इस्तेमाल होता है वो चावल की खेती में होता है और दूसरे, इन झीलों के अंदर बहुत सारी मछलियां भी पाली जाती हैं और चावल की कई किस्में इस पानी से बोई जाती है। इन पानी का इस्तेमाल करते हुए चावल की कई किस्में बोई जाती हैं और नारियल की खेती केरला में होती है। तो आदि की सिंचाई के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पानी जो है धरातलीय जल संसाधन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है और जो जिसका पानी समुद्र से कटी फटी होने की वजह से बनता है, झीलों का निर्माण होता है और इनको कहते हैं लैगून। और ये बहुत बड़े क्षेत्र के सिंचाई के काम में आती है, चावल की खेती हो, चाहे आपका नारियल की हो और मछली पालन हो, इस सब में काम में ये झीलें आती हैं।